वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे खून बहने की बीमारी हीमोफीलिया के हवाले से। इससे पहले भी हम अपने मुतअद्दिद शोज़ में इस बीमारी के हवाले से बात कर चुके हैं। ये कितनी तकलीफ़ दे और इंतहाई महंगी बीमारी है कि खुदा न खास्ता जिस घर में भी ये हो तो उस घर के जो अफराद हैं, ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और इवन के उनके लिए जॉब करना तक मुश्किल हो जाता है, चूँकि बार बार बच्चे को जब ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और वो बच्चा जब ब्लीड करता है खुदा न खास्ता, तो वो सिचुएशन ऐसी होती है ज़ाहिर है। और कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, तो फिर उन्हें उस बच्चे को लेकर फ़ौरन ये अस्पताल भागना पड़ता है। अस्पतालों की ये सूरत हाल है कि सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध के किसी भी सरकारी अस्पताल में हीमोफीलिया का इलाज मौजूद नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले सांगड़ में हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची की टीम ने जाकर वहाँ पर एक सेंटर इस्टेब्लिश किया है और वो एक गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर सेंटर बना हुआ है जहाँ पर हीमोफीलिया के मरीज़ों को ट्रीटमेंट वहाँ मिल रहा है और मिलना शुरू हो गया है। वरना अदरवाइज़ ये हो रहा है कि कराची में हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी का जो ट्रीटमेंट सेंटर है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, वहाँ पर मरीज़ अंदरूनी सिंध से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, शहरों से और बाज़ औक़ात बलूचिस्तान से, पंजाब से और भी इसके अलावा कई शहरों से यहाँ मरीज़ पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें इलाज फ़राहम किया जाता है। अब हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी को क्या चैलेंजेस हैं और उससे कैसे निपटा जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब राहिल अहमद साहब ने, जो कि फ़ाउंडर हैं और अब CEO हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के और ख़ुद भी हीमोफीलिया के पेशेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी राहिल। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने क्या किया है, सांगड़ में क्या फ़ैसिलिटी बनाई है और उसका मकसद क्या है, उसमें किन लोगों ने आपके साथ ताउन किया है? सबसे पहले तो मैं आपका भी मशकूर हूँ, मेट्रो वन टीम का, आपकी टीम का, कि आप लोग हाईलाइट करते हैं हीमोफीलिया को, जो कि मुख्तलिफ महंगी तरीन बीमारियों में से एक नेगलेक्टेड बीमारी है दीगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में एज़ वेल एज़ पाकिस्तान। और सांगड़ में हमने हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जो सिविल सर्जन हैं डॉक्टर आफ्ताब, उनके साथ हमने एग्रीमेंट करके एक वार्ड इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि सांगड़ और इसके जो नवाही इलाके हैं वहाँ से तकरीबन 5 घंटे का तवील सफ़र करके हीमोफीलिया के मरीज़ खून में लथपथ और बहुत बुरी तकलीफ़ में हमारे सेंटर आते थे। क्योंकि हमारा नज़्बुल रहने के पेशेंट्स को उनका ट्रीटमेंट जो है वो मिलना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है कि वो डोर स्टेप पे मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि हीमोफीलिया, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट या फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में उस लेवल पे नहीं है सरकारी सतह पर जिस लेवल पर इस बीमारी की ज़रूरत है, तो हमने ख़ुद आगे बढ़ के अब ये स्ट्रेटजी ली है कि गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्हीं की फैकल्टी को यूज़ किया जाए और वहाँ पे हीमोफीलिया सेंटर बनाया जाए और पेशेंट को उनकी घर की दहलीज़ पर ही वो इलाज, वो मुआवजा फराहम करने की भरपूर कोशिश और जद्दोजहद की जाए। राइट, तो ये बताइए कि अब उस सेंटर से वहाँ फैसिलिटी डेवलप होने से कितने मरीज़ों को फ़ायदा होगा और कौन कौन से एरियाज़ जो हैं, कैचमेंट एरियाज़ कौन कौन से हैं वहाँ के? देखिए, वहाँ पर तकरीबन कोई हमारे जो आदाद शुमार है उसके हिसाब से तकरीबन इस वक्त 500 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं। उनको होगा फिर आउटरीच और अवेयरनेस और डायग्नोसिस के मामला शुरू होंगे ताकि इस बीमारी की प्रिवेंशन पे भी काम किया जा सके। तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और इसके सराउंडिंग में है और इसके साथ जो मोहल्ले का डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से जो पेशेंट्स आते हैं तो उनको उसकी अफादियत से फ़ायदा होगा। इसी तरह दीगर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बीमारी की नेचर है ये टाइम नहीं देती, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, खून बहने का अमल है और एक इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा होता है, तो फौरी तौर पे उसको अगर ट्रीटमेंट देनी है, ज़िंदगी बचानी है उसकी, तो उसके नियरेस्ट ट्रीटमेंट मिले। तो इस तरह ही हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अगर हीमोफीलिया और खून बहने के अमराज के इलाज व मुआवजा और सहूलियात दस्तयाब हों, तो मैं नहीं समझता कि फिर जो ये मरीज़ हैं वो माशरे का कारआमद रुकन ना बन सकें, पढ़ाई ना कर सकें, मुआशी मामलात ना देख सकें, जिस्मानी माजूरी जैसे चैलेंजेस से वो बच जाएंगे। राइट, और ये बताइए कि सिंध गवर्नमेंट के साथ क्या आपके मामला कहाँ तक पहुँचे? हेल्थ डिपार्टमेंट ने आपके कुछ पेशेंट्स को सपोर्ट करने का कहा था
वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हम मुसलसल निगोशिएट हैं, डॉक्यूमेंट्स और समरीज प्रपोजल्स दे रहे हैं। और अभी जो करंट हमारा प्रपोज़ल है वो ये है कि गवर्नमेंट हमारे साथ जो है वो पीडियाट्रिक बच्चे हैं जो तकरीबन इसी उम्र के, वैसे तो हमारे पास 1400 से 1500 पेशेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, पर हम गवर्नमेंट को यही बात कर रहे हैं कि जो पीडियाट्रिक हैं 400 बच्चे, उनको दर्जा ब दर्जा और इसमें इनरोल करें, अपनी ग्रांट्स के थ्रू उनके ट्रीटमेंट को इंश्योर करें, क्योंकि दीगर ममालिक के अंदर हीमोफीलिया आप एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में हमारे पास ही हैं कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में या ऐसे दूर दराज इलाकों में, यहाँ के शहरों में ही मरीज़ों को इलाज की दस्तयाबी नहीं है। यहाँ तो वो एक बहुत ही तकलीफ़दा ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि रोज़मर्रा का मामला है। यहाँ वो माजूर हो रहे हैं, 3-3, 4-4 जॉइंट्स जो हैं रिपीटेड जॉइंट ब्लीड की वजह से वो क्रिपलेट हो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, मौजूद हैं। तो अगर तो जो एडवांस जो ट्रीटमेंट इस वक्त दुनिया भर में चल रहा है वो नॉर्मल लाइफ अलाउ कर रहा है, पर क्योंकि वो महंगा है, दस्तरत में नहीं है, तो हम कोशिश करें कि गवर्नमेंट को कहें कि कम से कम हमारे साथ मिलके बच्चों को संभाल लें। और इसमें काफ़ी पॉजिटिव वे के अंदर गवर्नमेंट के साथ चीज़ें चल रही हैं। और लेट्स सी कि जैसे ही मामलात आगे बढ़ते हैं तो 6 बच्चों का तो गवर्नमेंट आगे ही कर रही है, जिस पे हम उनके मशहूर हैं। मज़ीद 50 बच्चे 400 में से ये कर लेते हैं तो 50 फैमिलीज़ को जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी मुयस्सर आएगी, पेशेंट्स को भी आएगी, वालिदैन को सुकून मिलेगा। पर रेस्ट ऑफ द 350 पेशेंट्स वो भी इसके बाद इसी तरह के इलाज के मुस्तहिक हैं, जिसमें एक नॉर्मल लाइफ अलाउ होती है। तो अब जो स्पीड है गवर्नमेंट के साथ आपके वर्किंग की, आप उससे मुतमईन हैं? जिस स्पीड में काम हो रहा है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, आप उससे मुतमईन हैं? देखें, स्पीड तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो सरकारी इदारा जाती मामलात होते हैं वो उसमें ज़रा डिलो प्रोसेस ही होता है। पर हमारा कंसर्न ये है कि ये जितना जल्द हो जाएगा उतनी ज़िंदगियां सेफ़ हो जाएंगी। तो इसमें देखते हैं कि इस साल गवर्नमेंट ने जो हमने समरी दी हुई है उसको वो रिलीज़ करते हैं और फिर बच्चों का इलाज शुरू होता है कि नहीं, तो हम भी इसी इंतज़ार में हैं। तो ये बताइए कि आपके सेंटर पे जो एक क्राइसिस की सूरत हाल थी और एक शिफ्ट भी आप लोगों को कम करनी पड़ी उस वजह से, रिसोर्सेज की अब क्या पोजीशन है और उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, जो हीमोफीलिया जैसा मर्ज़ है वो एक जनरल चैरिटी की तरह, इसका स्कोप इतना नहीं है कि आम अफराद को पता हो और वो इसके अंदर कर रहे हो। हमारे चैलेंजेस ये क्या है कि एक तो ये कि हम ये इदारा जो चला रहे हैं हम खुद मुतासरीन हैं। हम वो इदारा नहीं है कि जो पहले फ़ंड्स जमा करते हैं और फिर वो उसकी फ़ंड्स की लिमिटेशन में ही सर्विसेज फराहम करते हैं। हम अपने सर्वाइवल पे काम कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान में एक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो हीमोफीलिया एक स्टेटस था उसका ऑर्फन डिजीज़ का, कि वो या तो थैलेसीमिया में ट्रीट हो रही थी या ब्लड बैंकिंग में उसको जाके बीमारी को डील किया जा रहा था या प्राइवेट सतह पर डील करते थे, तो इसका अपना कोई सेंटर नहीं था। हमारे चैलेंज ये है कि हमने अपनी ट्रीटमेंट को भी इंश्योर करना है और हमने ऐसी निज़ाम को भी जनरेट करना है जो रेप्लिकेट हो सके पाकिस्तान भर में कि हीमोफीलिया सेंटर ऐसा होता है। तो इसको पूरा करने के लिए हमारी जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड हैं। हमारे साथ जो डोनर्स हैं वो बहुत ही मतलब ना होने के बराबर है, ज़्यादातर बर्डन कम्युनिटी के ऊपर ही है। तो ऐसे सपोर्टर्स अगर हमें मिलें तो इस तरह के क्राइसिस नहीं आएंगे। फिल वक्त तो हम इसको अपने पॉकेट से ही देख रहे हैं, मेजॉरिटी है, और जहाँ जहाँ कुछ लोगों को पता चलता है तो अपनी इस्तिताअत से हमें सपोर्ट करने, पर रेगुलर फंड्स का मामला ना होने से हमें क्राइसिस का भी शिकार है। राइट। और इंडस्ट्रीज़ की तरफ आपका जाना नहीं हुआ? आप इंडस्ट्रियलिस्ट से आपने कांटेक्ट नहीं किया? ज़्यादातर अमूमन वो पेश होते हैं इस तरह के कामों में। इंडस्ट्रीज़ के लिए देखें, इसको कहते हैं CSR या CME करने के लिए, तो इनके लिए भी फंड्स दरकार होते हैं। आपको लिटरेचर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी होती हैं। तो हमारा प्लान है कि नए साल में हम इंडस्ट्रीज़ में अवेयरनेस कैंपेनिंग भी करेंगे और वहाँ जितने पे लोग हैं एम्प्लॉयमेंट में, अगर उनकी फैमिली में कोई पेशेंट्स हैं तो हम कंपनी को ऑफ़र करेंगे कि उनकी एम्प्लॉयज़ की फैमिली के जो पेशेंट्स हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज व मालिया भी देंगे। और इसी तरह हम कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज से दरख्वास्त करेंगे कि वो भी हमारे साथ स्टैंड लें इस नेक काम को करने के लिए। राइट। और ये बताइए कि अभी से लोगों ने जो मुख्तलिफ NGOs हैं उन्होंने अपनी कैंपेन्स अभी से डिज़ाइन कर ली हैं, स्टार्ट कर दी हैं, ख़ास तौर पे ज़कात के हवाले से भी, तो आप क्या कहेंगे उस पर?
इस सिलसिले में हम भी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अप्रोच जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में मज़ीद बच्चों के लिए कुछ फ़ंड्स जमा हो ताकि उससे जो आने वाले फ़ंड्स हैं उन बच्चों के इलाज व मुआवजा और अद्वियात में हम इस्तेमाल कर सकें और मज़ीद फ़ायदा दे सकें, तो हम कोशिश पूरी करेंगे। और ये बताइए कि एजुकेशन की तरफ या रिसर्च के हवाले से भी कोई काम हो रहा है आपके यहाँ? देखिए, एजुकेशन को अगर हम लें तो इसको दो तरह से हम ले सकते हैं। एक तो वो कि जो मर्ज़ से मुतालिक एजुकेशन अवेयरनेस है उसको तो हम अपने सेंटर से भी, लिटरेचर से भी, मुख्तलिफ़ जगहों से कर रहे हैं। दूसरा जो एजुकेशन सपोर्ट है, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स हैं आम स्कूलों में, एक तो इनको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम होता है और दूसरा अगर किसी अच्छे स्कूल में करवा भी जाएँ तो उनकी फ़ीसें बहुत हैं। तो हमने इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया हुआ है कि वो दुनिया भर से एप्लीकेशंस लेती हैं स्कॉलरशिप की, एजुकेशंस की। तो अब तक हम तकरीबन कोई 34 पेशेंट्स को अपने वो फ़ंड्स करवा चुके हैं, डायरेक्ट फ़ंड्स, जिससे उनको एजुकेशन लेने में आसानी होती है। ये आम बसों में सफ़र नहीं कर सकते पेशेंट को, स्पेशल गाड़ी में ही जाना पड़ेगा क्योंकि जॉइंट्स वगैरह, जिस्म में ब्लीडिंग है, सारी चीज़ें। तो एजुकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि एक तो ऐसा मर्ज़ है कि जिससे वो कोई भारी वज़न वाले काम नहीं कर सकते। दूसरा, वो अगर पढ़ेंगे भी नहीं तो फिर उनका ज़रिया माश क्या होगा? हुकूमत तो कोई वजीफ़ा नहीं देती। तो ऐसे बच्चों के या ऐसे नौजवानों के माँ बाप ज़ाहिर है कि सारी उम्र सर पे नहीं रहते। तो एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी है। हमने इंस्टीट्यूशन भी बनाया है और सिंध एजुकेशन बोर्ड के साथ मिलकर हमने पहली दफ़ा सिलेबस के अंदर जो मेडिकल टेक्नीशियंस हैं उनको कोर्स करवा रहे हैं 1 साल का, और उसको हीमोफीलिया को भी इस पे इंक्लूड किया ताकि जो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो भी जान सकें कि हीमोफीलिया को कैसे डील करना है। तो एजुकेशन के पर हम इस तरह कुछ काम करें। और एजुकेशन में जैसे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है, उसके फ़ंड हैं, चीज़ें प्रोविंशियल लेवल पे भी कोई आपने कोशिश की है इसके लिए, एजुकेशन के फ़ंड्स के लिए? नहीं, एजुकेशन के फ़ंड्स के लिए अभी तक हमने कोई अप्रोच नहीं जनरेट की। हाँ, अलबत्ता हमने एजुकेशन पे काम तो अपने लेवल पे किया है। पेशेंट को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूलों में जाके अपनी फ़ीस भर सकें। इंस्टीट्यूशन भी हमने बनाया है, मेडिकल ट्रांसफ्यूजन इंस्टीट्यूशन, तो उसमें सालाना 25 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है जिसकी डिप्लोमा है गवर्नमेंट का, वो 1 साल का उनको मिलेगा तो वो कहीं रोज़गार ले सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह के एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, पर किसी फ़ंड्स को अभी हमने अप्लाई नहीं किया, ना हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो अभी आपको बड़े चैलेंजेस क्या हैं आपके? किन चैलेंजेस का सामना है और उसका सलूशन क्या समझते हैं आप, क्या है? देखिए, बड़े चैलेंजेस तो सबसे पहले ये है कि जो इस बीमारी का एक स्पेसिफिक रिस्पेक्टेड स्ट्रक्चर या एक निज़ाम जो है उसको जनरेट करना है ताकि जो हीमोफीलिया के मरीज़ आए वो अंडर द वन रूफ तमाम सहूलियात को लें। और ये निज़ाम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने जनरेट करना है। हमें मुश्किलात है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में हमें जगह नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर जगह दें ताकि हम वहाँ ट्रेनिंग भी दे सकें, वहाँ बैठ के उन मरीज़ों को इलाज व मुआवजा भी दे सकें। दूसरी तरफ जो बड़ा चैलेंज वो ये आ रहा है हमें कि ये अद्वियात बहुत महंगी है, पर ये एक नॉर्मल लाइफ अलाउ करती हैं। तो अद्वियात को अवेलेबल करने के लिए जो फ़ंड्स दरकार हैं उसका अब तक सिर्फ हम 15% ही एफ़र्ट्स कर चुके हैं, जो कि हमारे पास पेशेंट रजिस्टर्ड हैं। उनको अगर हम एक नॉर्मल लाइफ दें तो उनका सालाना 1800 मिलियन रुपीस की अद्वियात हैं जो नॉर्मल लाइफ अलाउ करती है उनको। पर अनफॉर्चुनेट अभी क्योंकि हम खुद पेशेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पेशेंट्स को उनका ये बेहतरीन ट्रीटमेंट मिले। सोशल साइको इश्यूज़ से और दीगर मामलात से वो प्रिवेंट हो, माजूरी से बचें, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड से बचें, आपकी तरह दीगर नॉर्मल लोगों की तरह वो माशरे का कारआमद रुकन बने। तो इसके लिए अहम चीज़ मेडिसन है जो बहुत कॉस्टली है। ठीक है राहिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राहिल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे ज़रूरत होगी तो फिर दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको एक और स्टोरी बताते हैं।